हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। तो आज 1 जुलाई 2024 दिन मंडे के करंट अफेयर्स में लेकर के आपके सामने आ गया हूं। नए महीने की शुरुआत हो रही है दोस्तों, तो आप भी नई एनर्जी के साथ करंट अफेयर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने का काम करिए, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। आज की डेट में इस तरीके का कंपटीशन है कि अगर आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स और उससे जुड़े स्टैटिक पोर्शन को कवर किए बिना आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। तो हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं शानदार करंट अफेयर्स, उसके साथ ही साथ उस टॉपिक की स्टैटिक लिंकेज और एमसीक्यू, तीनों ही चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑब्टेन कर सकते हैं पर डे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज दोस्तों 1 जुलाई को हम दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला है आपका डॉक्टर्स डे, ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर्स का पता है दोस्तों आपको, किसी भी समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ठीक है, अभी जैसे कोविड-19 का जो दौर आया था उसमें डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल्स की इंपॉर्टेंस सबको पता चली है। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ टाइम में पहला ऐसा कोई पेंडेमिक देखा था। ठीक है, तो भाई डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम 1 जुलाई को मनाते क्यों हैं? तो इन महापुरुष की वजह से, जिनकी फोटो आपको दिखाई पड़ रही है सामने। 1 जुलाई 1882 को दोस्तों जन्म हुआ था डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय का। ये क्या थे? ये एक रेनाउंड फिजिशियन थे और सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। इन्होंने हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, एज अ पॉलिटिशियन भी और एज अ फिजिशियन भी। इसी वजह से इनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज भी आपका 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1991 में करी गई थी, जब केंद्र सरकार ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाने की बात कही थी। जो इस बार की थीम है दोस्तों वो क्या है? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, तो ये इस बार की थीम है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अगला जो आज हम इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा सीए क्या होता है, सीए का एग्जाम बल्कि कितना मुश्किल होता है, सभी लोग इस चीज से अवेयर हैं। और सीए का रोल क्या होता है एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए या फिर देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सब आपको पता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये दिन हम मनाते क्यों हैं 1 जुलाई को, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में आईसीएआई बोलते हैं, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। इसी वजह से 1 जुलाई के दिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया का लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन है? रंजीत कुमार अग्रवाल है। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसका। चलिए भाई, तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट डेज। अब आज का जो आपका द हिंदू का फ्रंट पेज आर्टिकल है वो क्या है? न्यू क्रिमिनल लॉस इन इफेक्ट, अमेंडमेंट सून। अब आप में से जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे वो इस चीज को बहुत क्लोजली शुरुआत से फॉलो कर रहे होंगे, और जो लॉ स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे, नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने भी पिछले 6-8 महीनों में इस न्यूज को कई बार देखा होगा कि नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, पुराने 3 क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस किया जा रहा है, नए वाले इस डेट से लागू होंगे। तो वो डेट दोस्तों आ गई है, आज ही की वो डेट है। 30 जून और 1 जुलाई के बीच की जो रात थी 12 बजे की, उसके बाद से नए लॉज अप्लाई हो गए हैं। अब आज से अगर हमारे देश में कोई भी क्राइम होगा तो वो आईपीसी में नहीं, वो बीएनएस में दर्ज होगा। ठीक है, आईपीसी नहीं दोस्तों, वो बीएनएस में दर्ज होगा। और बीएनएस में दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि अब आईपीसी खत्म हो गई, आईपीसी अभी भी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं आईपीसी में रजिस्टर्ड, वो आईपीसी के तहत ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सीआरपी से, इंडियन एविडेंस एक्ट, पुराने लॉज ही उन केसेस के ऊपर अप्लाई होंगे। और ऐसे कोई भी क्राइम जो 1 जुलाई के पहले हुए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कोई भी ऐसे क्राइम जो 1 जुलाई के पहले हुए हैं लेकिन उनको रिपोर्ट 1 जुलाई 2024 के बाद किया जा रहा है, वो भी पुराने लॉज के हिसाब से ही गवर्न होंगे, क्योंकि कोई भी लॉ आपका बैक डेट से अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, भले क्राइम रिपोर्ट 5 जुलाई को हो, लेकिन अगर वो 28 जून को हुआ है तो वो माना जाएगा कि वो आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस के अंडर में उसको आपका गवर्न करना है, एक तरीके से वो केस देखा जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक की? चलिए भाई, ये बात समझ में अगर आ गई है तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टेट्स वर फ्री टू ब्रिंग इन देयर ओन अमेंडमेंट्स टू सम प्रोविजंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोस्तों सीआरपीसी की जगह पे आई है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए, कोई भी जब केस होता है
कोई भी क्राइम होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है किसके अंडर में, आईपीसी के अंडर में, किसके, आईपीसी के अंडर में। उसके तहत उस केस की कार्रवाई होती है सीआरपीसी के तहत, और जो एविडेंस पेश किए जाते हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत किए जाते थे। तो अब आईपीसी की जगह आ गया बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, आपका सीआरपीसी की जगह आ गया बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आपका आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पे साक्ष्य अधिनियम अब आ गया है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके बातें लिखी हुई है उसको एक बार हम देख लेते हैं। बीएनएस विच रिप्लेसेस द इंडियन पीनल कोड में आल्सो बी अमेंडमेंट सून टू इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन। तो दोस्तों अभी तक पता है आपको कि जो हमारे देश के कानून थे वो सेक्स ऑफेंसेस में जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, सिर्फ महिलाओं के अगेंस्ट किए गए सेक्सुअल ऑफेंसेस को वो डील करते थे। बट अब से क्या होगा, बहुत जल्द ही अमेंडमेंट आ सकता है नए वाले कानून में, और ऐसे प्रोविजंस डाले जाएंगे कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं या फिर जो मेन हैं उनके अगेंस्ट भी अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसको भी नए लॉज में गवर्न किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक प्रोग्रेसिव और मच नीडेड आपका अमेंडमेंट होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस विल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस इंस्टेड ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। तो भैया कॉग्निजिबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, जिनमें 7 साल के ऊपर की सजा होती है, ऐसे जो भी क्राइम होते हैं उनको हम कॉग्निजिबल ऑफेंसेस बोलते हैं। ऐसे ऑफेंसेस करने वाले इंसान को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, आसान भाषा में ये मतलब होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस का, मतलब इतना हीनियस क्राइम है कि अगर इस क्राइम का इल्जाम किसी के ऊपर लगा है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की या फिर वारंट की जरूरत नहीं होगी, वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है उस इंसान को। ठीक है, तो अब ये जो एफआईआर वगैरह होती थी या जो केस रजिस्टर होता था आपका, वो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में होता था। अब वो 154 ऑफ सीआरपीसी की जगह 173 ऑफ बीएनएसएस में होगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो दोस्तों में लेकर के आऊंगा, जिसमें तीनों लॉज, तीनों पुराने लॉज और नए लॉज में क्या डिफरेंस है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा द आईपीसी एंड सीआरपीसी विल रन कंकरेंटली अलोंग विद द न्यू लॉज एज सेवरल केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट। सेवरल नहीं मतलब बहुत सारे पेंडिंग है अभी तो। एंड सम क्राइम्स दैट टुक प्लेस बिफोर जुलाई 1 दैट आर रिपोर्टेड लेटर विल हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस आईपीसी। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट और क्या कही गई है, द बीएनएसएस मैंडेट्स कंपल्सरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर इन द each criminal case and mandatory forensic examination in all cases where an offense attracts punishment of 7 years or more। ये हम लोगों ने देखा था ई साक्ष्य ऐप वाले न्यूज में, जो हम लोगों ने एक दो दिन पहले कवर की है, जहां पे होम मिनिस्ट्री ई साक्ष्य ऐप बना रही है। तो वहां पे मैंने इस बात को देखा था, बट फिर से देख लेते हैं कि नए कानून के हिसाब से जब भी पुलिस कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, कुछ सर्च करेगी, कुछ सीज करेगी, तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। ठीक है, और ऐसे कोई भी क्राइम जिसमें 7 साल के ऊपर तक की सजा है उसमें फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, अब देखते हैं व्हाट इज इन द न्यू लॉ, प्रोविजन फॉर जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। मान लीजिए आपके खिलाफ कोई क्राइम हुआ है और ऐसी जगह पे हुआ है कि विवाद है उस जगह को लेकर के कि ये जगह इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंडर में आती है या ये जगह इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंडर में आती है। आपको पता है कि पूरे एरिया को अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में डिवाइड किया जाता है कि भैया इस एरिया में कोई क्राइम होगा तो ये वाला थाना देखेगा, ये यहाँ पे कोई क्राइम होगा तो ये वाला थाना देखेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेग जगहें होती हैं जहां पे कई बार एक से ज्यादा थानों का जुरिसडिक्शन होता है या फिर किसी का भी नहीं होता है। तो कई बार जब कोई विक्टिम अपना क्राइम, अपने खिलाफ हुए क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए थाने में जाता है, तो वहां पे बहुत देर इस चीज को लेकर के बहस चलती रहती है कि भैया ये क्राइम यहाँ का नहीं है, ये दूसरे थाने का, आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां आप जाते हो तो कहा जाता है उधर जाना पड़ेगा आपको। तो इससे होता क्या कि जो एसेंशियल टाइम होता है, भाई देखिए कोई भी क्राइम होने के बाद सबसे बड़ा जो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है वो होता है मेडिकल, विक्टिम का मेडिकल। ठीक है, तो अगर वो टाइम बीत जाएगा तो वो एविडेंस कहीं ना कहीं आपका कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए अच्छा क्या होता है कि जल्द से जल्द आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाए। इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया था जीरो एफआईआर का। निर्भया केस जो आपका हुआ था उसमें भी ये दिक्कत आई थी। ठीक है, उसके बाद काफी ज्यादा बात हुई थी तो ये प्रोविजन लाया गया था, लेकिन अब इसको कानून में ऑफिशियली डाल दिया गया जीरो एफआईआर को कि भैया क्राइम कहीं भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर किसी थाने में कोई इंसान अप्रोच कर रहा है कि भैया हमको एफआईआर करानी है, तो उस थाना अध्यक्ष की, वहां पर बैठने वाले पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी एफआईआर को दर्ज करे और उसके बाद फिर बहस करे इस बारे में कि भैया कहां का केस है, और जहां का भी केस हो फिर वहां ट्रांसफर कर दे। लेकिन एफआईआर इमीडिएट रजिस्टर होनी चाहिए, ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन फॉर जीरो एफआईआर अलाउइंग फाइलिंग ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुरिसडिक्शन। बात समझ में आ गई?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है पुलिस कंप्लेंट का, कि भैया आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है तो आप वो भी अब कर सकते हो। जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज टू कम विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। भैया एक बार ट्रायल पूरा हो गया तो होता क्या है ना कि जजेस केस को स्टडी कभी कभी नहीं कर पाते टाइमली, तो आपका जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं। वो ट्रायल पूरा हो गया, जजमेंट रिजर्व हो गया, अब वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5-5 साल, है ना, क्योंकि मैं खुद लॉ की फील्ड से एसोसिएटेड हूं, तो ये सब चीजें मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं कि 5-5 साल जज जो है अपना जजमेंट लटका के रखते हैं, नहीं देते हैं उस चीज को। तो अब ये बोल दिया गया कि अगर ट्रायल कंप्लीट हो गया है, यानी कि ऑफिशियली सुनवाई खत्म हो गई है केस की, तो 45 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर जज को अपना जजमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। प्रोविजंस अगेंस्ट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड मॉब लिंचिंग। तो भैया अगर आप फॉल्स प्रॉमिस करते हो मैरिज का और फिर फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करते हो, गैंग रेप माइनर्स का होता है या मॉब लिंचिंग होती है, ये सारे क्राइम्स जो पहले कवर्ड नहीं थे हमारे आईपीसी सीआरपीसी में, वो अब कवर हो गए हैं। ठीक है। अगर कोई महिला रेप विक्टिम है तो उसका स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ही ले सकती है, ये डाल दिया गया है इस बार। ठीक है। और वो स्टेटमेंट भी उस महिला के किसी गार्जियन या रिलेटिव की प्रेजेंस में लिया जाएगा, अकेले में नहीं लिया जाएगा। अगर माइनर का गैंगरेप करेगा कोई इंसान तो उसको डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी, इससे नीचे की सजा नहीं दी जा सकती है। सेडिशन जिसको हम राजद्रोह बोलते हैं तो उसको हटा दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया सेसेशन या फिर आपका एक्ट अगेंस्ट द कंट्री सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर आप देश को तोड़ने के लिए कोई काम कर रहे हो, देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, यूनिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये केस दर्ज होगा। पहले जो राजद्रोह की तरीके से परिभाषा थी वो बहुत ही वेग और ब्रॉड थी, है ना, उसमें काफी चीजें आ जाती थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो हमें नए कानूनों में देखने को मिली हैं, और अभी इसको लेकर के वकीलों ने एक पीआईएल भी डाल रखी है कि भैया इसको थोड़ा सा कुछ इसमें किया जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत बर्डन सम हो जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए कि अब आप थाने में जाएंगे एफआईआर कराने के लिए, तो वहां पे 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ लॉज चल रहे होंगे, वकीलों का काम डबल हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एफआईआर पीआईएल एक डाल रखी है आपकी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि इसके ऊपर कुछ किया जाए। देखिए ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, आने वाले 6 महीने में हमें इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे नए नए प्रोविजंस ऐड होते जाएंगे हम इसको देखते जाएंगे। एक बात यहाँ पे आप और जान लीजिए कि जो आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं आपकी यूनियन लिस्ट में नहीं आते हैं, ये आपकी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट दी हुई है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर खाली केंद्र लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे खाली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। तो ये जो है आपका कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, यानी कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं इनको हर एक स्टेट अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है। अब अपना अलग से लेके नहीं आ सकते कि भैया ये हमारे देश का बीएनएस है, ये हमारे राज्य का बीएनएस है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। उसी एग्जिस्टिंग बीएनएस में कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन, अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो अलाउड है। बात यहां तक समझ में आ गई, तो हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा पहला क्वेश्चन जो आज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 बातें लिखी हुई है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में। जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। अगर कोई इंसान जुडिशियल कस्टडी में है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान उस मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है जिसने उसको एक तरीके से कस्टडी में रखने की बात करी है, और वो एक पुलिस स्टेशन में बंद किया जाएगा, ना कि किसी जेल में। ठीक है। आपको पता है कि जेल जो होती है, सेंट्रल जेल, स्टेट जेल अलग अलग होती है, जैसे तिहाड़ हो गया आपका, या आपके डिस्ट्रिक्ट में जेल होंगी अलग अलग, तो वो सारी जेल्स होती हैं। पुलिस में जो होते हैं, पुलिस स्टेशन में वो लॉकअप्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई जुडिशियल कस्टडी में है तो वो पुलिस लॉकअप में रहेगा, ना कि आपका जेल में रहेगा। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अगर कोई इंसान, कोई सस्पेक्ट अगर जुडिशियल कस्टडी में है और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, उसको अगर इंटेरोगेट करना है उस इंसान को, तो भैया उसे जज से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो इंटेरोगेट कर पाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है। अब दिखने में प्राइमा फेसी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, ये एग्जाम प्रेशर वाले माहौल में गलत हो जाते हैं कई बार। ठीक है। तो चलिए खैर पहले न्यूज देखते हैं हम। अभी यही जो आपका नया बीएनएसएस अप्लाई हो रहा है सीआरपीसी की जगह, उसी को लेकर के ये है। कंसर्न्स एमर्ज ओवर बीएनएसएस प्रोविजन ऑन पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को लेकर के विवाद चल रहा है। पहले आप देख लीजिए डिफरेंस क्या होता है पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में, उसके बाद हम इस न्यूज को देखेंगे, फिर अपने हम क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
पुलिस कस्टडी इज डिफाइंड एज द इमीडिएट फिजिकल कस्टडी बाय द पुलिस ऑफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई क्राइम होता है पुलिस आपको क्या करती है, अरेस्ट करती है, तो आपको अपनी कस्टडी में ले जाती है। 24 घंटे मैक्सिमम आपको अपनी कस्टडी में रख सकती है, फिर उसे आपके सामने जुडिशियल मतलब जज के सामने लाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। जब आप जज के सामने लाए जाओगे तो वहां पे दो रास्ते हैं, बल्कि तीन रास्ते हैं। पहला क्या होता है, वो आपको बेल दे देगा जज, ठीक है कि आप भैया जाइए, केस चलेगा लेकिन आप जेल से बाहर रहेंगे। दूसरा क्या कर सकता है, वो आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है ना, जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। तीसरा आपको पुलिस कस्टडी में रख सकता है। अब ये क्या मामला हुआ भैया, बेल तो आपको पता ही है क्या होती क्या नहीं होती, हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। जब जो जज को ऐसा लगेगा कि अरेस्ट किए गए पर्सन की इंटरोगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को जरूरत है अभी, तो उस इंसान को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा 14-15 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको फिर जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाएगा। जुडिशियल कस्टडी यानी कि वही जेल के अंदर, जो आपके सेंट्रल जेल्स होते हैं, स्टेट जेल्स होते हैं। और पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस थाने में, पुलिस लॉकअप में। बात समझ में आ गई। तो जज जो है वो दो काम कर सकता है, बल्कि तीन काम, बेल को हटा दीजिए आप, तो उसके अलावा दो काम, या तो अपनी कस्टडी में रख लेगा कि भैया ऐसा है, आपको जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी पुलिस वालों आप कर चुके हो, अब ये जेल में रहेगा, आपको बाकी जो केस की तफ्तीश करनी है आप करिए, अगली सुनवाई पे आप कोर्ट में आइएगा तो हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। या फिर कह देगा कि नहीं पुलिस महोदय, आपको अभी और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, आपकी इस बात को हम मानते हैं, तो आप लेके जाइए इस इंसान को, 15 दिन अपने पास अभी और रखिए, ठीक है। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए कि ये जो पुलिस कस्टडी दी जाती है ये पहली बार में ही दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जज क्या करे कि उसको अपने कस्टडी में रख ले, जुडिशियल कस्टडी में भेज दे आपके सस्पेक्ट को, और फिर 10 दिन बाद पुलिस कस्टडी दे दे। ऐसा नहीं हो सकता अभी की डेट में। अभी तक क्या प्रोविजन था कि अगर देना है तो पहली सुनवाई में ही जज पुलिस कस्टडी दे देगा, ठीक है। आपने सुना भी होगा कई पिक्चरों में, कई मूवीज में पुलिस वाले कहते हैं कि हमको जज साहब इसकी कस्टडी चाहिए, हमें अभी और इंटरोगेशन करना है। फिर वो कहता है, जो आपका सस्पेक्ट होता है कि नहीं सर मेरी जान को खतरा है, मुझे टॉर्चर किया गया है। सुना ही होगा आप लोगों ने। तो अभी तक ये प्रोविजन था कि भैया जब भी पेश किया जाएगा पहली बार किसी भी सस्पेक्ट को, उसी टाइम अगर देनी है तो दे दी जाएगी पुलिस कस्टडी, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा या फिर बेल हो जाएगी। बात समझ में आ गई है। अब यहां पे अभी क्या हुआ है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एम्पावर्स द जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट टू ग्रांट पुलिस कस्टडी अप टू 15 डेज इन केस इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। यानी कि भाई जब वो अरेस्ट हुआ था और 24 घंटे में उसे जज के सामने लाना था, तो इन्वेस्टिगेशन करके लाना था, लेकिन अगर उस 24 घंटे में नहीं हो पाई है तो वो फिर 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। हाउएवर, अब क्या हुआ है, Section 187 of the BNSS, which replaces the CRPC, says police custody of 14 days can be authorized in whole or in parts at any time during the initial 40 or 60 days out of the 60 or 90 days period of judicial custody। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बात समझ में आई। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं इसको आपको आसान भाषा में बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई सीरियस क्राइम है जिसमें आपको 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, ठीक है, कोई सीरियस क्राइम है जिसमें आपको 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, और दूसरा नॉन सीरियस क्राइम है जिसमें 10 साल से नीचे की पनिशमेंट है ना, जिसमें 10 साल से नीचे की पनिशमेंट है, ये तो बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब क्या कहा गया है नए वाले BNSS में कि जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी थी वो रहेगी, तो 15 दिन की अभी भी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो 15 दिन की शुरुआत में ही दे दी जाए या एक साथ ही दे दी जाए। अगर 10 साल की सजा से नीचे वाला कोई क्राइम किया गया है तो शुरुआत के 40 दिन जो अरेस्ट के हैं उनमें से किसी भी दिन हम टुकड़ों में या फिर एक साथ 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जून को किसी को अरेस्ट किया गया है ना, उसको पुलिस के सामने पेश किया गया और उसने कोई ऐसा क्राइम किया जहां पे 7-8 साल तक की सजा ही है, तो पुलिस ने क्या कहा कि अभी हमको इन्हें कस्टडी में नहीं लेना है, आप इनको रखिए। तो जज ने 1 जून को इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ध्यान से सुनिएगा, 1 जून को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, ठीक है। 5 जून को पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि सर हमको इनकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए, तो जज कहेगा बिल्कुल ले जाइए। तो 5 से 10 जून जो है वो पुलिस कस्टडी में रहेगा। फिर से वो 11 जून से क्या होगा, 11 जून से आपका जुडिशियल कस्टडी में आ जाएगा। लेकिन फिर पुलिस वाले आते हैं मान लीजिए आपका 18 जुलाई को और कहते हैं सर हमको 7 दिन की और चाहिए, तो फिर से 7 दिन की दे दी जाएगी। तो मतलब अब ऐसा कर दिया गया है। पहले क्या था कि अगर 1 जून को अरेस्ट हुआ है और पुलिस कस्टडी चाहिए तो पुलिस को 1 जून को कहना पड़ेगा कि हमें इसकी कस्टडी चाहिए, और मैक्सिमम 15 जून तक की एक बार में पूरी दी जाएगी। ये नहीं कि टुकड़ों में, पहले 5 दिन की, फिर 3 दिन की, फिर 2 दिन की, नहीं, 15 दिन तक की जितनी भी देनी है कस्टडी वो एक ही बार में एक मुश्त दी जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया, अब 40 दिन तक आप टुकड़ों में कितनी बार भी करके पुलिस कस्टडी मांग सकते हो, अगर 10 साल से नीचे का क्राइम है। अगर 10 साल से ऊपर की सजा वाला कोई क्राइम है
तो ये कस्टडी आपको 60 दिन के अंदर भी मिल सकती है, यानी कि आप 60 दिन में कभी 3 दिन की, कभी 2 दिन की, कभी 5 दिन की, ऐसे करते करते ले सकते हो। ठीक है, अब इसको लेकर के एक ये जो आपके सिविल सोसाइटी वाले हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही रेट्रोगेट एक तरीके से प्रोविजन है, ये पीछे जाने वाली बात कर दी है सरकार ने इस कानून में, ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है कि 15 दिन के आगे भी वो कस्टडी मांग सकते हैं पुलिस वाले, और वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगा कि नहीं देगा। ये भी एक बात है जो कि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत में डाल रही है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस कस्टडी आप एक एक, दो दो, तीन तीन महीने की रखे रहोगे, है ना। अच्छा, तो जुडिशियल कस्टडी में जब इंसान जाता है, अब यहां पे फिर से आ जाइए, जब जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो वो जज की निगरानी में जेल के अंदर रहता है, जिसका एक तरीके से जेलर वगैरह जो इंचार्ज होते हैं उनकी कस्टडी में रहता है, और वो फिर एक तरीके से मजिस्ट्रेट के प्रति लाइबल होते हैं कि भैया हमारे संरक्षण में रखा हुआ कैदी है ये, इसका ध्यान रखिएगा आप। और पुलिस वाले को अगर उस इंसान का इंटरोगेशन करना है, जो इंसान जुडिशियल कस्टडी में है, तो बिना जज की परमिशन के नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, इतनी सी बात थी यहाँ पे, आसान भाषा में फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। पुलिस कस्टडी जब कोई इंसान थाने में रखा जाता है, जुडिशियल कस्टडी जब कोई इंसान जेल में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी में वो इंसान पुलिस की निगरानी में होता है, जुडिशियल कस्टडी में वो इंसान मजिस्ट्रेट की निगरानी में होता है। पुलिस कस्टडी में किसी भी तरीके का इंटरोगेशन कर सकती है पुलिस बिना जज की परमिशन के, लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी में उस पुलिस को इंटरोगेशन करना है तो बिना जज के प्रायर अप्रूवल के नहीं हो सकता है वो। बात समझ में आ गई यहां तक की? अभी तक क्या प्रोविजन था कि जब भी कोई इंसान अरेस्ट होगा, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी तो पुलिस वाले कस्टडी मांगेंगे, और शुरुआत में ही 15 दिन की कस्टडी दी जाएगी जज के द्वारा, पुलिस कस्टडी। लेकिन अब नए कानून में क्या बोल दिया गया है कि 40 दिन तक या 60 दिन तक कितनी भी बार में करके आप 15 दिन की कस्टडी अवेल कर सकते हो, और इनफैक्ट 15 दिन से उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। यही ये पूरा जिस्ट है इस न्यूज का, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। अब इस क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, ये यहां तक तो सही है, जुडिशियल कस्टडी मींस एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा फैक्ट हो तो मान के चले कि वो स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होगा, तो यहां तक की बात तो सही थी। एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन द जेल, ये दूसरा फैक्ट गलत हो गया, वो पुलिस स्टेशन में लॉक्ड अप नहीं होगा, वो जेल में लॉक्ड अप होगा। ठीक है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, तो ओनली टू यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आया है और आगे भी पूछेगा, तो बहुत ही सीरियसली आपको इन सब टॉपिक्स को पढ़ना है। ये मत सोचिए कि ये तो लॉ वालों के लिए है, ये आपके लिए भी है दोस्तों। ठीक है, समझ में नहीं अगर आया है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वैसे मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, विद रेफरेंस टू कतर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट गेन्ड इंडिपेंडेंस द सेम ईयर बांग्लादेश गॉट। अब यहाँ पे लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको बांग्लादेश का नहीं याद है, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर थोड़ा सा भी कोई जागरूक इंसान है तो उसको पता होता है कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस आपकी 1971 में मिली थी। ठीक है, तो वहां पे बात कनेक्ट कर लेगा इंसान, लेकिन जिसको बांग्लादेश की भी नहीं पता उसको यूएई की भी, सॉरी कतर की भी नहीं पता चल पाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपको बताना है, कतर इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया। ठीक है, टिल डेट नो इंडियन पीएम हैज बीन ऑन अ स्टेट विजिट टू कतर। ठीक है, जैर अल बहर इज द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर। ठीक है, ये ठीक है, मैं सही के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको ये बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, खाली एक, खाली दो, खाली तीन, या फिर चारों। अब ये सब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो अभी कतर के दौरे पे हैं और वहां के पीएम से उन्होंने मुलाकात करी है। ठीक है, तो पहले तो आप कतर को नक्शे में देख लीजिए, ये आपका मिडिल ईस्ट है, इधर आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका यूएई है। ठीक है, इन्हीं के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ आपका कौन सा देश है? छोटा सा कतर। ठीक है, और सामने आपके क्या पड़ता है? ईरान पड़ता है। बात समझ में आ गई? कैपिटल क्या है? दोहा है, और करेंसी क्या है? कतरी रियाल है। क्या है? कतरी रियाल। इधर आपका बहरेन पड़ता है थोड़ा सा ऊपर के साइड पे, ये आपका गल्फ ऑफ बहरेन है, ये रहा दोहा आपका, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये जो एरिया है ना, ये पर्शियन गल्फ वाला एरिया है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। ये तो एक फैक्चुअल बातें हो गई। प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए यहाँ के कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सिम अल थनी, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जिनसे भी मुलाकात हुई है एस जयशंकर साहब की। यहाँ के प्रेसिडेंट या फिर आमिर या फिर एमिर कौन है, कौन कहलाते हैं? वो है शेख तामिम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी। ये यहाँ के क्या है? आमिर हैं, या फिर अमीरात जिनको हम बोलते हैं, एक तरीके से यहाँ के प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इतना आप ध्यान रख लोगे तो हम यूपीएससी के जीएस2 या फिर यूपी पीसीएस के जीएस2, जहां पे आईआर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इंडिया के अलग अलग कंट्रीज से बायलैटरल रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है,
उसके लिहाज से हम ये बातें पढ़ेंगे, और यहाँ भी आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइज की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग टाइज हमारे रहे हैं। 1971 में 3 सितंबर को जब आपका कतर इंडिपेंडेंट बना, तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने कतर को रिकॉग्नाइज किया। तो भैया यहाँ पे वो बात तो सही हो गई कि बांग्लादेश वाले साल ही इसको भी इंडिपेंडेंस मिली है। 1973 में पूरी तरीके से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित कर लिए। 2008 में पीएम मनमोहन सिंह कतर के दौरे पे गए। 2015 में कतर के शेख तामिम बिन हमद अल थानी स्टेट विजिट पे इंडिया आए। 2016 में वापस से पीएम मोदी कतर गए, यानी कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जो कतर गए। 19 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आमिर ऑफ कतर मेट ऑन द साइडलाइन ऑफ यूएनजीए मीटिंग। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप देखिए कि 2 बार पीएम का दौरा हो चुका है। तो ये जो आपका तीसरे स्टेटमेंट है ना कि टिल डेट नो इंडियन पीएम हैज बीन ऑन स्टेट विजिट टू कतर, ये गलत है ना। पहला सही है, तीसरा गलत है। अब हमें दूसरा और चौथा देखना है। बात समझ में आ गई? चलिए, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस के मामले में दोनों के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। इंडिया पार्टिसिपेट करता है कतर के बाइनियल दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में। हर 2 साल में, बाइनियल का मतलब होता है हर 2 साल में, तो कतर हर 2 साल में दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस करता है, जिसको हम डिमडेक्स बोलते हैं, और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दोनों ने अपने मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों देशों की नेवी साथ में एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैर अल बहर। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों चौथा स्टेटमेंट जो है ना, ये सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट सही हो गया। अब हमें देखना है दूसरा स्टेटमेंट, आगे देखते हैं। दोनों ने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2008 में, जो कि 2018 तक का रहा था, इसको भी रिन्यू करना है। ठीक है, चलिए, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो इंडिया और कतर का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 18.77 बिलियन डॉलर का रहा है। कब? 2022-23 में। और इंडिया टॉप 3 लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर कतर, यानी कि कतर जो अपने सामान बाहर भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें इंडिया टॉप 3 डेस्टिनेशन में आता है। कतर लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी को इंडिया का। ठीक है, एलएनजी इंडिया को सबसे ज्यादा कतर ही सप्लाई करता है, और हमारी जो एलएनजी की रिक्वायरमेंट्स हैं अकेले कतर 48% पूरी करता है। बात समझ रहे हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कतर की हमारे लिए? चलिए भाई, यहाँ पे देखिए आप, तो ये भी सही, ये भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, चौथा भी सही, सिर्फ तीसरा गलत है। तो ए आंसर होगा दोस्तों, ओनली 1 इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑल 3 आर करेक्ट। आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री QCCI, देर आर ओवर 15,000 इंडियन कंपनीज ऑपरेशनल इन कतर। हमारे देश की 15,000 कंपनियां कतर में काम कर रही हैं। ठीक है, कतर को एक्सपोर्ट, मतलब कतर इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है? एलएनजी करता है, एलपीजी करता है, पेट्रोकेमिकल्स करता है, मतलब वही सारा फ्यूल व्यूल के आसपास की चीजें। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? सब्जी वगैरह कर देता है कि भैया खाओ पियो ऐश करो तुम लोग भी। फ्रूट फ्रूट भेज देता है, सेब वेब, है ना, जैसे मरीजों के लिए लेके जाते हैं अस्पताल में, वैसे इंडिया वाले सब्जी और फ्रूट बेचते हैं। स्पाइसेस, आयरन एंड स्टील का आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें कतर को बेचते हैं इंडिया वाले। कल्चर के बारे में अगर बात करें तो दोनों ने कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर के एग्रीमेंट साइन किए थे 2012 में। 2019 को सेलिब्रेट किया गया इंडिया एंड कतर ईयर ऑफ कल्चर। इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर, सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मेंस में अगर आपसे GS2 में पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट या थ्रो सम लाइट ऑन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कतर विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स, तो आपको ये सारी बातें लिख करके आनी होंगी। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव जो हमने 2021 में मनाना शुरू किया था, उसको जो कतर में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी है उसने भी बहुत जोर शोर से मनाया, और वहां की सरकारों ने प्रमोट की इस चीज को। ठीक है, कतर आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस को पहचानता है, योगा की इंपॉर्टेंस को पहचानता है, और आयुर्वेदा को अलाउ कर रखा है एज अ ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा 8 लाख के करीब भारतीय कतर में रहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, चैलेंजेस क्या क्या है? पहली बात तो कतर क्योंकि ट्रेडिशनली एक मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान के साथ इनके बहुत ही क्लोज टाइज हैं। कश्मीर इशू को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का साइड लेते रहे हैं, फ्लक्चुएट करते रहे हैं। फिर इंडिया को इजराइल और अरब वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। इजराइल हमारा एक तरीके से फंडामेंटल फ्रेंड है, और अरब वर्ल्ड से हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और दोनों में आपस में दुश्मनियां हैं, और जब से ये वॉर शुरू हुई तब से तो सिचुएशंस और क्रिटिकल हो गई हैं, तो उसको मैनेज करना, उसको देखना भी एक जरूरी चीज है। फिर टेररिज्म, कहा जाता है कि भैया कतर इनडायरेक्टली पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होने वाले टेररिज्म को प्रमोट करता है, फॉस्टर करता है, जो कि इंडिया की जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर के, उसके अगेंस्ट में है। फिर अभी क्या हुआ, सऊदी अरेबिया और यूएई से बहुत बवाल चल रहा है कतर का, तो कतर को आइसोलेट कर दिया गया है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो ये चीज भी इंडिया के लिए चैलेंज पोज कर रही है। फिर चाइना फैक्टर, कतर ने अलाइन कर रखा है कि भैया जो चाइना का नेशनल विजन है 2030 का,
है ना। मतलब जो कतर का नेशनल विजन है 2030 का, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है बहुत ही प्रॉपरली। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान और चाइना दोनों से क्लोजनेस है, और हमारी 48% एलएनजी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है कतर के साथ। खैर, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी अभी एआईपीआई इंडेक्स आया है ना, एआईपीआई आया है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नाम से लग रहा है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कितना प्रिपेयर्ड है, कितना तैयार है। ठीक है, इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इंडिया को रैंक किया एज एडवांस्ड इकोनॉमी अंडर द इंडेक्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो यहीं पे गलत हो गई कि ये आपका आईएमएफ ने जारी किया है, ना कि वर्ल्ड बैंक ने। बात क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 174 कंट्रीज की बात करी गई, यहाँ पे उनको रैंक किया गया है। 4 एरियाज में जो है पैरामीटर्स पे जज किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड एथिक्स। ठीक है, पहला क्या हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हो गया ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट प्रैक्टिसेस। तीसरा हो गया इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। चौथा हो गया रेगुलेशन एंड एथिक्स। यूपीएससी वाले ध्यान दें, जो नए ऐसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं उनके ऊपर पैरामीटर्स भी पूछ लेता है यूपीएससी। ठीक है, अब इन्होंने कंट्रीज को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एडवांस्ड इकोनॉमी, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री एलआईसी। सिंगापुर, डेनमार्क, यूएस जो है हाईएस्ट रेटेड एडवांस्ड इकोनॉमी है। इंडिया को एमर्जिंग इकोनॉमी कैटेगरी में डाला गया है। जो 174 कंट्रीज को रैंक किया है आईएमएफ ने, उसमें इंडिया 72वें नंबर पे है, यानी कि कंपैरेटिवली काफी अच्छी पोजीशन है ना। और बांग्लादेश आपका 113 पे है, श्रीलंका आपका 92 पे है, और चाइना आपका 31 पे है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 एंड 2। चलिए भाई आगे देखते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ के बारे में आपको पता ही 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए, और ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और अब जारी क्या की है, एआईपीआई इंडेक्स जारी किया है। हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन यूएसए में है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना टेम्परेरी रूप से जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट को के क्राइसिस को फेस कर रही हैं, ये सब इनका काम है बेसिकली। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2024 वाला जो एडिशन है वो यूएस नेवी लीड कर रही है, कहां पे, पर्ल हार्बर हवाई में। आईएनएस मोरमुगांव इंडिया की साइड से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इनकरेक्ट कौन कौन से ये बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान दिया करिए। आईएनएस शिवालिक गया है भाई, पहली स्लाइड पे ही आपको आंसर दिख गया इसका मतलब दूसरे स्टेटमेंट का। तो आईएनएस मोरमुगांव नहीं, आईएनएस शिवालिक गया है रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज के लिए, कहां पे, पर्ल हार्बर में। ठीक है, अब ये रिम्पैक है क्या, ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि हवाई में हो रही है। इसका काम क्या है कि अलग अलग कंट्रीज की आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की नेवीज एक साथ मिलकर के ऑपरेशन कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका यूएस नेवी इसको लीड कर रहा है, 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि इस बार वाला एडिशन यूएस नेवी लीड कर रही है, तो ऐसा नहीं है, इसको लीड ही यूएस नेवी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो आपका जो है दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 इज द आंसर। पहला तो सही है, यूएस नेवी लीड कर रही है और पर्ल हार्बर हवाई में हो रहा है। बाकी सारी बातें आप एक बार रीड कर लेंगे, कोई खास बात इसमें है नहीं। फॉरेस्ट फायर के ऊपर मैं कम से कम आपको पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में 3 बार तो पढ़ा ही चुका हूं पूरा पूरा बहुत अच्छे से, लेकिन बार बार न्यूज में आ जाता है तो मैं सोचता हूँ ठीक है चलिए कवर कर देते हैं। चलिए भाई, फॉरेस्ट फायर के दौरान इनमें से कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वॉल्केनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कार्बन, एलिमेंटल कार्बन, पर्टिकुलेट मैटर, या फिर H2O, या फिर और H2O। अब कोर्स में से आपको चूज करना है, ध्यान से देख लीजिए, 1 सेकंड का पॉज लेके। चलिए भाई, अब हुआ क्या है, जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, कहां पे, महाराष्ट्र में, उसने एआई सिस्टम लॉन्च किया फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया है, एआई सिस्टम को लॉन्च किया है। अब पहले आप देख लीजिए कि पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे फॉरेस्ट फायर के बारे में देखेंगे। थोड़ी सी बड़ी न्यूज है, आपके प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी के दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए भी आपकी जरूरी है। The reserve is located in the southern reaches of the Satpura Hills in the Sioni and Chhindwara districts in Madhya Pradesh and continues in Nagpur district of Maharashtra as a separate sanctuary। तो भैया ये इंटर ट्रांस स्टेट बाउंड्री आपका रिजर्व है, थोड़ा हिस्सा एमपी में, थोड़ा हिस्सा आपका महाराष्ट्र में है, दोनों को अलग अलग तरीके से मानते हैं। इसका नाम पेंच रिवर के ऊपर पड़ा है। पेंच रिवर जो इस रिजर्व में से बहती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर से नीचे की साइड जाती है, यानी कि इट कंप्राइजेस ऑफ इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, द पेंच मोगली सेंचुरी एंड अ बफर। ये सब इस टाइगर रिजर्व के अंडर में आता है।
ठीक है। अब जो ये पेंच टाइगर रिजर्व का एरिया और उसका सराउंडिंग एरिया है, वही आपका रुडयार्ड किपलिंग का फेमस जो जंगल बुक है ना, जंगल जंगल बात चली है मोगली वाला, वो इसी के ऊपर आपका बेस्ड है, इसी के अराउंड बेस्ड है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट वगैरह हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरीके के मिलते हैं, जैसे कि टीक, साग, महुआ, ग्रासेस, श्रब्स, हर तरीके का हमको फ्लोरा देखने को मिलता है। फौना में तो भैया कहा क्या ही कहा जाए, चित्तल, सांबर, नीलगाय, इंडियन बाइसन, वाइल्ड बोर, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स, वोल्फ। उसके अलावा 325 स्पीशीज ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे कि मलाबार पियर्ड हॉर्नबिल, इंडियन पिट्टा, ऑस्प्रे, ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल, व्हाइट आइड बजार्ड एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। तो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, रट लीजिए इसको। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। जंगल में जो आग लग जाती है और वो फैलती चली जाती है, उसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। कई तरीके की होती है। जब सरफेस, अच्छा ये मैं करा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा इसको मैं। जब सरफेस लेवल पे लगती है तो उसको हम सरफेस फायर बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, उसी में कहीं चिंगारी लग के आग पकड़ ली तो उसको हम सरफेस फायर बोलते हैं। अंडरग्राउंड और ज़ॉम्बी फायर, जो जमीन के अंदर या फिर पत्तों के एक तरीके से जो डेबरी होता है उसके अंडर में धीरे धीरे सुलगता रहता है और बहुत दूर तक पहुंच जाता है। इसको तो देख पाना, पहचान पाना, डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड फायर होती है आपकी। ठीक है। कैनोपी और क्राउन फायर्स, कई बार पेड़ का जो ऊपर वाला एरिया होता है, जैसे ये पेड़ है आपका, है ना, ये पेड़, तो जो टॉप वाला एरिया है वहां पे जो आग लगती है उसको हम कैनोपी या क्राउन फायर बोलते हैं। कई बार बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेजिटेशन हो जाता है, तो जब वन विभाग वाले जानबूझ करके आग लगाते हैं पेड़ों में, ताकि थोड़ा सा जो है वहां पे साफ सफाई हो सके और पूरे एक तरीके से ओवरऑल हेल्थ का नुकसान ना हो जंगल की, इस वजह से ऐसा किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल डेलिबरेट फायर। ठीक है। अब इंडिया में नवंबर से लेकर जो जून का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर होती हैं। ठीक है। फरवरी से लेकर के समर तक और ज्यादा होती हैं। सबसे बुरा, जब सबसे बुरी गर्मी पड़ती है अप्रैल में, तो सबसे बुरी फॉरेस्ट फायर भी उस टाइम पे होती हैं। ठीक है। जो आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, तो 2021 वाली रिपोर्ट के हिसाब से भारत के 35% फॉरेस्ट कवर जो है फायर प्रोन एरियाज हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई। उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, मतलब जहां जहां जंगल है हर जगह आग लगती है। सबसे ज्यादा जो मैं अभी रिसेंट में देखने को मिला है वो मिजोरम में देखने को मिली है आग के इंसिडेंट्स। रीजन क्या, ह्यूमन एक्टिविटी, सिगरेट जला के फेंक दी, कैंप फायर की, आग नहीं बुझाई, कूड़ा जला दिया और इस तरीके की चीजें, कभी कभी हंसी मजाक में माचिस जला रहे हैं आग लग गई, है ना, ये सारे रीजन होते हैं। उसके अलावा जो पोचर्स वगैरह होते हैं जो स्मगलिंग वगैरह करने आते हैं, जानवरों को मार वार के, पेड़ वेड़ को काट वाट के, वो लोग फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का ध्यान भटकाने के लिए किसी एक तरफ आग लगा देते हैं और दूसरी तरफ जाकर के अपना स्मगलिंग करते हैं ताकि उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। ये भी एक रीजन होता है। फिर जो हॉट एंड ड्राई वेदर होता है उसमें पत्ते पत्ते सूख करके कई बार आग लग जाती है, चिंगारी पकड़ लेती है। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ आपके फॉरेस्ट लीव्स, जैसे कि चिर फॉरेस्ट लीव्स, उनकी फ्लेमेबिलिटी वैसे भी हाई होती है, वो जल्दी आग पकड़ती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं भैया, फैमिलीज जो वहां पे रह रही होती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं, जो कम्युनिटीज, जो फैमिलीज फूड के लिए, फॉडर के लिए, फ्यूल के लिए, किस पे, आपके जंगलों पे, उनको नुकसान झेलना पड़ता है। घास वगैरह जल जाती है, लैंडस्लाइड वगैरह होता है, सॉइल इरोजन वगैरह होता है। भाई क्या होगा जब फॉरेस्ट जल जाएंगे, पेड़ जल जाएंगे, तो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं ना अपनी जड़ों से। ठीक है। तो जब वो रहेंगे नहीं तो लैंडस्लाइड वगैरह, सॉइल इरोजन वगैरह कॉमन हो जाएगा। फिर बहुत सारी गैसेस और स्मोक वगैरह निकलता है, ये सारी बातें हैं। और फिर इससे क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंक का काम करते हैं कौन, आपके पेड़। तो होगा क्या कि जब पेड़ जल जाएंगे, आपके फॉरेस्ट फायर होगी, तो वो खुद तो पॉइजनस गैस निकाल ही रहे हैं, उसके अलावा जो उनके खुद के अंदर क्षमता थी CO2 को एब्जॉर्ब करने की, वो भी अब खत्म हो गई, तो डुअल नुकसान हो जाता है एनवायरनमेंट को। कई सारे जानवरों को दिक्कत हो जाती है, वेजिटेशन वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। कौन कौन सी गैसेस होती हैं भैया, CO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, पार्टिकुलेट मैटर होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, मीथेन, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन, नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन, एलिमेंटल कार्बन, ये सारी गैसेस निकलती हैं। ठीक है। जब जंगल में आग लगती है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मोनोऑक्साइड भी थी, हाइड्रोजन नहीं थी, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थी, ऑर्गेनिक कार्बन थी, एलिमेंटल कार्बन भी थी, पर्टिकुलेट मैटर भी थी, H2O नहीं थी। तो 3 और 8 हटा दीजिए, है ना, 8 के बिना तीनों आंसर हैं। फिर इनमें से देखिए किसमें 3 नहीं है, तो इसमें आपका 3 नहीं है ना, इसमें आपका 3 नहीं है। 1 2 4 5 6 और 7, ये सारी जो है आपकी क्या है, ये सारी आपकी गैसेस निकलती हैं। अच्छा इसमें भी देखिए आपका 3 नहीं है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें बाकी के ऑप्शंस कवर नहीं है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब इसके भैया वे फॉरवर्ड क्या है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना, फायर ब्रेक और फ्यूल मैनेजमेंट को रोकना और अर्ली डिटेक्शन सिस्टम लगाना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वे फॉरवर्ड है। इसी वजह से पेंच टाइगर रिजर्व ने AI सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए आपके एक कागज में आग लगे, मान लीजिए एक लाइब्रेरी है,
एक एक किताब जल रही है तो उसको बुझाना बड़ा आसान है, लेकिन उस किताब से जब पूरी लाइब्रेरी जलने लगेगी तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी हम आग को पकड़ लेते हैं, खास तौर से फॉरेस्ट फायर के मामले में, उतना आसान उसको बुझाना हो जाता है। तो हमें जोर देना चाहिए अर्ली डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर। इसी वजह से वहां पे पेज टाइगर रिजर्व में एआई बेस्ड सिस्टम लाया गया है। बात समझ में आ गई? बाकी लोगों को एजुकेट करिए कि जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें, अगर कर रहे हैं उसके बाद भी तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस लेकर के आइए, उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आग लगी ही गई है तो उसके बाद आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको कैसे बुझा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए आप। ये सारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं आपके। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, इसकी पॉपुलेशन राजस्थान में ही आपको देखने को मिलती है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, खाली एक, खाली दो, खाली तीन, या फिर कोई भी नहीं। यहाँ पे खाली तीन की जगह सारे तीन कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए भाई, अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 56 करोड़ रुपए, क्योंकि वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो कंजर्वेशन प्लान है उसका नेक्स्ट फेज लॉन्च करना चाहते हैं, जिस वजह से न्यूज में आ गया है। वनडे एग्जाम के लिए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं, तो 56 करोड़ रुपए कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, बिल्कुल सही बात है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फ्लैगशिप स्पीशीज है ग्रासलैंड की। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि भैया ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे अपने इकोलॉजी के, पूरे अपने इकोसिस्टम की हेल्थ को। अगर ये ठीक है तो मतलब इनका पूरा इकोसिस्टम ठीक है, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन कन्फाइंड है राजस्थान गुजरात में ही, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र वगैरह में भी मिलती है, ठीक है। अब ये इनको दिक्कत क्यों है, थ्रेट क्यों है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, पावर लाइंस होती हैं, उनसे लड़ करके इनकी मौत हो जा रही है। उसके अलावा पाकिस्तान में अभी इनको हंट किया जा रहा है बहुत ज्यादा अभी भी, और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, तो ये भी दिक्कत की बात है आपका। फिर इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, जहां पे लोग रहते थे उस एरिया को हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कब्जा करते चले जा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर अ स्लो रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, बहुत ही धीरे धीरे लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ले अ फ्यू एग्स एंड हैव ऑलमोस्ट अ ईयर लॉन्ग पेरेंटल केयर ऑफ चिक्स। द जीआईबी अचीव्स मेच्योरिटी इन अराउंड 3 to 4 ईयर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जानवरों के स्पीशीज के बिहेवियर पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। तो क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे दोस्तों तो तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, खाली पहला सही होगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोसोपैग्नोसिया इज अनदर नेम फॉर। प्रोसोपैग्नोसिया किस चीज का नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस का, फेस ब्लाइंडनेस का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आज के द हिंदू में आर्टिकल आया है जिसमें स्टडी में आया है कि एक जीन होता है ना, उस जीन का नाम है MCTP2। MCTP2 अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो जो हमें लोगों को पहचानने की क्षमता है ना, वो हमारी कमजोर हो जाती है। जैसे आपने कई बार किसी को, मान लीजिए किसी से एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 दिन, 3 बार मिले, एक हफ्ते तक नहीं मिले, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं मिले, उसके बाद आपको अचानक से कहीं पर दिख गया, अब आप सोचने बैठ गए कि यार ये कौन था, देखा देखा तो लग रहा है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, क्या नाम था इसका। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं आपका प्रोसोपैग्नोसिया या फिर फेस ब्लाइंडनेस। ये क्यों होती, क्योंकि एक MCTP2 नाम का जीन होता है हमारी बॉडी में, जब वो म्यूटेट हो जाता है तो हमारी पहचानने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड प्रोसोपैग्नोसिया और फेस ब्लाइंडनेस। इट्स प्रेवलेंस वर्ल्ड वाइड इज एस्टिमेटेड फॉर टू बी अबाउट 1.8 से 2.9% इन द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। प्रोसोपैग्नोसिया इज वन फॉर्म ऑफ विजुअल एग्नोसिया और इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एवरीडे आइटम्स जस्ट बाय लुकिंग एट देम। बाकी जो पूरा इसमें जो रिसर्च की गई है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो रीड कर लो, अगर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनना चाह रहे हो, उसमें भी बुराई भी नहीं है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके, 5 मिनट भी नहीं लगेगा मुश्किल से। बाकी न्यूज में क्या था मैंने आपको बता दिया है। प्रोसोपैग्नोसिया क्या होता है, बहुत ही टेक्निकल टर्म था, आप ऐसे जल्दी गेस नहीं कर पाते, जो मेडिकल फील्ड के नहीं है बेसिकली उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर MCTP2 आपका जीन किस चीज से जुड़ा हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। भैया आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि केंद्र सरकार मतलब एक तरीके से 7वां शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्टें दी हुई है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। तो भैया एजुकेशन के ऊपर कानून बनाने को लेकर के ये 2 स्टेटमेंट को देखिए। जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एजुकेशन को यूनियन लिस्ट में रखा गया था, यानी कि एजुकेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही लॉ बना सकती थी। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें क्या किया गया, इसको यूनियन लिस्ट से मूव करके कंकरेंट लिस्ट की तरफ भेज दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉजिकली दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। कोई भी चीज जो केंद्र सरकार की खुद की पावर है ना, और केंद्र सरकार कानून पास करके उसको राज्य सरकारों को क्यों दे देगी,
है ना। हालांकि ऐसा है नहीं कि वो कर नहीं सकती या किया नहीं है, लेकिन जनरली मैं बात बता रहा हूँ, लॉजिकली अगर कहा जाए। उसके अलावा मैंने पहले भी कहा है, एक लाइन में दो फैक्ट गलत होंगे ज्यादातर, 42nd अमेंडमेंट और 1978। अब ये भी आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत की बात है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 78 में तो 44वां हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है। यूनियन लिस्ट नहीं स्टेट लिस्ट में रखा गया था, बाद में इसको जो है कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया, कब, 1976 में। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट सही है, नीदर 1 एंड 2। आइए देखते हैं। अब इसको लेकर के बात चल रही कि भैया जो इतना सब घोटाला उटाला हो रहा है, नीट वीट का, एनटी वगैरह की लापरवाही कर रहा है, तो क्या एजुकेशन को वापस से स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए। उसी को लेकर के कुछ पुराने फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार जब ये फेडरल स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, ठीक है। एजुकेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड वाज केप्ट अंडर द प्रोविंशियल लिस्ट। तो उस टाइम पे राज्यों के पास पावर थी कि एजुकेशन को लेकर के कानून बनाएंगे। आजादी के बाद भी इस परंपरा को कंटिन्यू किया गया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी इंदिरा गांधी जी ने, और उनसे कहा था कि हमको संविधान में बदलाव को लेकर के कुछ रिकमेंडेशन दीजिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी रिकमेंड किया था टू रिप्लेस एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट। तो भैया इसी वजह से कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन चला गया, स्टेट लिस्ट से आपका बाहर निकल करके, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लॉ बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बहुत सारे 42वें संविधान संशोधन के जो मुद्दे थे वो 1978 के 44th अमेंडमेंट से एक तरीके से चेंज हो गए, लेकिन ये वाला अभी भी चेंज नहीं हो पाया। एजुकेशन जो था वो फिर कंकरेंट लिस्ट में ही रह गया। बात समझ में आ गई है। अब बहुत सारी कंट्रीज की प्रैक्टिस दी हुई, जैसे कि यूएसए हो गया आपका, या फिर आपका कनाडा हो गया, या फिर आपका जर्मनी हो गया। यहाँ पे हर जगह पे क्या है कि आपका राज्य सरकारों के हाथ में ही है एजुकेशन का मुद्दा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो यूपीएससी का जीएस2 का सिलेबस, उसमें ये भी दिया हुआ है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से भी कंपेयर करके एनालाइज करना है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, अब आगे क्या हो सकता है। एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में मतलब कंकरेंट लिस्ट में डाले रहने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी है, पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी टाइप की चीज रहती है कहीं ना कहीं। हाउएवर, कंसिडरिंग द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नीदर पॉसिबल, फीजिबल नॉट डिजायरेबल। तो ये तो ठीक है कि यूनिफॉर्मिटी रहती है, लेकिन जो देश की आबादी में डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इस वजह से वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि भैया एजुकेशन को लेकर के जो केंद्र सरकार का आउटलुक है वही हर राज्य का आउटलुक भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा है मुद्दा कंकरेंट लिस्ट का। कानून बनाने के मामले में सुपीरियर पावर राज्य सरकार के पास है, लेकिन जो अभी तक इस चीज को लेकर के खर्चा हुआ एजुकेशन को लेकर के, तो उसमें से 85% आपके स्टेट्स ने किया है, 15% ही खाली सेंटर ने किया है। लेकिन जो पैसा खर्चा करा उसकी बात तो मानी नहीं जा रही है। द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिस्टोरिंग द एजुकेशन टू स्टेट लिस्ट इंक्लूड करप्शन कपल्ड विद द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो भैया आपका अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का अनप्रोफेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उन सब चीजों की वजह से जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूनिफॉर्मिटी तो होनी ही चाहिए, देखिए, और एक प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए ताकि एक तरीके का कानून पूरे देश में अप्लाई हो सके। लेकिन जो नीट और एनटीए को लेकर के अभी बवाल चल रहा है, उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास भी ये मुद्दा अगर रहे तो उससे कोई बहुत ज्यादा आपका फायदा नहीं हो रहा है। यही सारी बातें आपकी यहाँ लिखी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसको अभी अभी हमारे नया चीफ अपॉइंट किया गया आर्मी स्टाफ का, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल नागेंद्र मिश्रा, जनरल अनिल चौहान, या फिर जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। तो भैया उपेंद्र साहब जो है, उपेंद्र द्विवेदी साहब, उनको 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, मनोज पांडे साहब को रिप्लेस किया है। बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट आपके वो हुए हैं अपॉइंटमेंट, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, currently the general officer commanding in chief central command is set to take over as the vice chief of the army staff। तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनने वाला है, एनएस राजा सुब्रमणी। कौन, एनएस राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता इज सेट टू टेक ओवर फ्रॉम हिम एज द सेंट्रल कमांड चीफ। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर संपथन who recently passed away was associated with which field। तो ये सारे आपके देखिए दोस्तों वनडे एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यूज हैं अब। ठीक है, यूपीएससी वाले हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो भैया आर संपथन जो अभी एक तमिल एक तरीके से सिटीजन थे, तमिल एथनिसिटी के थे और श्रीलंकन सिटीजन थे, उनकी डेथ हुई है। ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, एक्टिंग, डांसिंग, पॉलिटिक्स, एक्सपोर्ट। तो भैया श्रीलंकन तमिल लीडर आर संपथन डेड। तो आर संपथन क्या थे, लीडर थे, यानी कि पॉलिटिशियन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। अगली न्यूज क्या है, अभी 3 बुक की सीरीज लॉन्च करी गई हमारे एक्स प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के ऊपर। ये किसने लॉन्च करी है? द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह हमारे गृह मंत्री। इनमें से किसने 3 बुक की सीरीज लॉन्च की वेंकैया नायडू जी के ऊपर? तो मोदी जी के रहते हुए और कोई काम कैसे कर सकता है? उन 3 बुक के नाम और उनके ऑथर यहाँ पे दिए हुए, वो आप जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली कौन सी है? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आपका एस नागेश कुमार ने। किसने? एस नागेश कुमार ने। उसके बाद अगली कौन सी है? सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वीपी ऑफ फोटो क्रॉनिकल कंपाइल्ड बाय आईवी सुब्बा राव। आईवी सुब्बा राव कौन थे? इन्हीं वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली किताब लिखी है, सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरी जो बुक है वो कौन सी है? महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू अ पिक्टोरियल बायोग्राफी इन तेलुगु ऑथर्ड बाय संजय किशोर। ये बात भी आपको क्या करनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। तीनों बुक के नाम, तीनों बुक के ऑथर कहीं पे लिस्ट बना लीजिए, 1 2 3 करके। वीडियो 5 मिनट पॉज करिए, 2 मिनट, और लिस्ट बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे वर्ड ऑफ द डे के साथ। वर्ड ऑफ द डे हमारा क्या है? सुप्लीकेशन। सुप्लीकेशन का मतलब क्या है? अ प्रेयर आस्किंग गॉड्स हेल्प एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सर्विस, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू हेल्प फ्रॉम समवन इन अथॉरिटी। अब इसके सिनोनिम में प्ली, इन्वोकेशन, आपका यूसेज क्या है? ही फेल टू हिज नीज इन सप्लीकेशन, कि भैया भगवान से विनती करते करते वो घुटनों पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका आज का वर्ड हो गया। वीडियो मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू टुमारो, अंटिल देन हैव अ गुड डे।